हुआ है तो वो भी उनकी अपनी आवश्यकता। मैंने कहा युगानुकूल देशानुकूल स्थिति सापेक्ष, वो व्यक्ति सापेक्ष है। सत्य का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ऐसा सूत्र नहीं है यही करना पड़ेगा सबको। मैंने कहा यदि यही करना पड़ेगा तो सैकड़ों संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय जैसे विश्व परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, राजनीति में भाजपा है, ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि समरसता की जो भूख है समाज के अंदर वो क्या है, तो वो भी 3 शब्दों से व्यक्त की जाती है। जो सारा 3 शब्द है, सारी इसमें व्यवहार के विषय आते हैं, उसमें उसका एक अलग प्रकार से महत्व है। एक बात है कि हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, कहां पर उसको बोलते हैं इज्जत चाहते हैं, हमें इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का प्रयोग करना है तो प्रेमबल में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ऐसा शब्द प्रयोग है। सम्मान का उसकी डिग्निटी है, तो डिग्निटी झाड़ू पोछा करने वाली भाई है, उसकी भी। हमारे महाराष्ट्र में एक श्रीमा माटी नाम के बहुत बड़े विद्वान लेखक हो गए, इस क्षेत्र में उनका काम हमसे भी पहले क्या ये है, क्या समझता नहीं क्या, इस प्रकार से और घिनौने शब्द से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हर एक की डिग्निटी है। कर्म जो है भगवत गीता का इस आधार लेना है, कर्म अपने त्रुटि से छोटा बड़ा नहीं होता। स्वे स्वे कर्मणा विपरीत का हमारे जो गीता का श्लोक है, अब अपना कर्म करो, वो अपना कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म समझकर करना चाहिए, वही ईश्वर की आराधना है। तो मैं पढ़ाता हूं इसलिए बहुत बड़ा काम करता हूं ऐसा नहीं समझना चाहिए। झाड़ू मारी है उसका काम बहुत गंदा है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। कर्म की त्रुटि से ऑल आर इक्वल, तो ये व्यवहार में आना चाहिए। इज्जत का विषय आता है, दूसरा विषय आता है सम्मान का विषय आता है। सम्मान करना चाहिए। छोटा मोटा कोई काम किया, साल भर में काम किया, और हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाली जो कोई महिला कर्मचारी आती होगी, या हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर जो काम करने वाले लोग रहते हैं, तो उनका भी साल भर में कम से कम दिवाली के दिन तो सम्मान करना चाहिए ना। अपने घर में बुलाकर सम्मान से बिठाकर जो देना है कुछ उसको देना चाहिए। बहुत आनंद उसको होता है। ये मैं हर साल करता हूँ, और हर साल करने के कारण उनके चेहरे पर के जो मैं भाव देखता हूँ तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका रिटर्न क्या मिलता है, रिटर्न की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। लेकिन जैसे मैं अभी प्रवास से जाऊंगा और रिक्शा से जैसे मैं उतरा वो वॉचमैन दौड़ कर आएगा, मैं उसे बुलाता नहीं हूँ, वो मेरी बैग उठाएगा, घर में लेके जाएगा। ये परस्पर अनुकूल व्यवहार करने की आदत सबको होनी चाहिए। और फिर सत्कार सम्मान का विषय होना चाहिए। ये सारे व्यवहार के पहलू जो है इनको ध्यान में रखा है। तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न पहलू है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का इसका बहुत गहरा चिंतन है, समरसता के संदर्भ में चिंतन है। अंतिमतः एक ही वाक्य में बताकर और फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि पीछे खड़े हैं, समय समाप्त तो हो गया है बताने के लिए, लेकिन फिर भी अपना जो संविधान है उसमें मूलभूत कर्तव्य का एक चैप्टर आता है, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसका 5वां कलम है, वो पढ़कर सुनाता हूं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग से परे हो। वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ये संवैधानिक आदेश है।
संविधान ये जीने का विषय होता है, मोर्चा निकालने का विषय नहीं है। तो ये कर्तव्य का पालन अगर करना है तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना निर्माण करने का प्रयत्न करें। ये हमारे संविधान का अपने को मूलभूत कर्तव्य के रूप में आदेश है। हम सब इसका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हम सभी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके विचारों ने हमें नई दिशा, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान की। माफ कीजिएगा, थोड़ी समय सीमा का हम मंच पे विराजमान हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री रमेश पतंगे जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, सभागार में बैठे सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और इस कॉन्फ्रेंस में पधारे प्रतिभागीगण। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कि एग्ज़ाम में जब आप लास्ट में जाइए वाइवा देने, तो जिस विद्यार्थी की हालत रहती है और गुरुजी लोग भी सोचते हैं कि अरे इतना तो पूछ लिया, क्या पूछें इससे, और सुनने का कुछ बचा नहीं है। तो मेरी तो, और खासकर जो विद्यार्थी तेज हो तब तो और मुश्किल होती है। और सर के बाद मेरा रमेश पतंगे जी के बाद अगर मुझको बोलना पड़े तो मुझे लगता है कि एक तो मतलब जैसे किम कर्तव्य मूड हो जाए। और उसके पहले हमारे मित्र संजीव जी बोल चुके हैं, तो आप सब इतना सब सुन चुके हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और अब खड़ा कर दिया गया है तो कुछ तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भोजन भी इंतजार कर रहा है, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़ा बहुत विषय रख देता हूँ क्योंकि ये आज्ञा मिली है हमको, तो मुझको करना ही पड़ेगा मुझको। वैसे अभी तो इतनी चर्चा हो गई और विक्रम जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, और सर ने तो बहुत चीज़ें आपके सामने रखी हैं। और मुझे भी लगता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम इस विषय पर विचार करने के लिए क्यों, जब हमारी सनातन संस्कृति इतनी, इसको कह सकते हैं कि इतनी रिच थी, इतनी धनी थी। जब हम वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की मंगल कामना करते हैं, हम व्यष्टि से समिष्टि की दृष्टि का तो विचार करते हैं, एकत्व से समत्व की यात्रा के बारे में चर्चा होती है, सगुण से निर्गुण की आध्यात्मिक विषय को रखा जाता है। इसके बाद भी अगर ये विषय आता है तो कहीं न कहीं हम सबके जो भी हमने अभी सामाजिक परिवर्तन देखे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसका हम सबको विचार करना पड़ेगा। और फिलॉसफी की दृष्टि से तो हमारे जो भी ग्रंथ हैं, जो भी हमारे सनातन परंपरा में उपलब्ध लिटरेचर हैं, इस सब में बहुत चीज़ें दी हुई हैं, पर उसको व्यवहारिक तरीके से उतारने का एक बहुत बड़ा मतलब आपको जिसको बोलते हैं ना कि व्यवहारिक तरह से कैसे हम उसको जमीन पे उतारें। और उतारने में बीच में बहुत सी चीज़ें आपके उसमें जहन में आ जाती हैं। कोई भी बात करिए तो जैसे अपने समाज में तमाम तरह की श्रेणियां बनी हुई हैं, जैसे माननीय रमेश पतंगे जी ने बताया मंजर, हम वहीं पे कहीं न कहीं फंसे रह जाते हैं। मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा, IIT BHU में, वहाँ से अध्यापन करके यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कुलपति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए भेज दिया गया। मालवीय जी की उस बगिया से मैं बाबा साहब के
विचारों वाली बगिया पे पहुंच गया। वहां जाने पर जब मैं शुरू में गया तो मुझे तो समझ में नहीं आई बात वहाँ के वातावरण की, और लोग हमको नहीं समझ पा रहे थे। तो दोनों तरीके का एक अवरोध दिखाई पड़ा। धीमे धीमे मुझे लगा कि यहाँ पे जैसा हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हम आचार विचार देखते थे, जो वो करते थे, उस तरह का अभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। धीमे धीमे लोगों से बातचीत करते करते जो व्यवहारिक पक्ष की बात बता रहे हैं रमेश पतंगे जी, उस पर मैंने जब ऑब्जर्व किया तो सबसे बड़ा जो सामाजिक समरसता की दृष्टि से जो हमको लगता है, आपस में ट्रस्ट नहीं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है उसमें हल्की सी कहीं न कहीं कमी, ये सारे विषय दिखाई पड़े। और जब कभी कभी व्यवहारिक दृष्टि से जब मैंने सोचा कि कुछ बच्चों से बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर 50% से ज़्यादा बच्चे SC/ST कम्युनिटी के थे। बात में अपने हिंदू सनातन परंपरा के विषय पे बहुत से प्रश्न खड़े करते थे। तो मैंने बहुत बार चर्चा की इन लोगों से, और कई बार मुझे चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके मन में क्या है ये विषय समझना बहुत आवश्यक था। नया यंग जनरेशन है, उनके विचार कैसे अलग अलग ढंग से बदलते जा रहे हैं। उस दृष्टि से कभी कभी मैं उनको अपने आवास पर भी बुलाता था, चर्चाएं होती थी। कुछ चुनिंदे बच्चे जिनको बहुत उत्साहित रहते थे चर्चा करने के लिए, उनको कभी कभी मैं रात में अपने आवास में बुलाता था। देर हो जाती थी तो मैं भोजन के लिए भी कहता था कि नहीं भोजन कर लो तुम लोग। भोजन कराने के लिए जब मैं अपने सहयोगी को कहता था कि ले आओ भोजन, तो थोड़ा उसको मना लगता था कि भाई भोजन कराना पड़ रहा है। भोजन कराने के लिए मैं एक बार बोला तो नहीं आया, फिर दोबारा मैंने देखा तो कुछ कर रहा है कुछ, तो मैं स्वयं भोजन लेके आया बच्चों के लिए। उसके बाद भोजन हो गया। भोजन के बाद थाली को समेटना था, तो थाली समेटने का भी ने बुलाया, तो थाली समेटने के लिए भी थोड़ा सा उसके मन में मैं देखा कि ये कुछ वो कर रहा है, तो मैं स्वयं समेटने लगा। जब मैं स्वयं समेट के जाने लगा तो वो आया, करे सर साहब, तो उसने उस थाली को उचित स्थान पे रखा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ऐसा हुआ ये। तो ये जो हमारे यहाँ जो संगतियां दिखाई पड़ती हैं समाज की, वो मूल कारण वहां पे था। और धीमे धीमे चर्चा करते करते उससे भी मैंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद जब आगे के कालांतर में इस तरह की हमारी गतिविधि चलती रही, तब मैंने देखा कि वो स्वतः भोजन भी ले आता था बच्चों के लिए, और स्वयं पूछ के कि नहीं आप इनको भोजन कराइए सर, टाइम हो गया, आप भी भोजन कर लीजिए। और वापस क्योंकि मैं स्वयं उस विषय में लगा था कि नहीं, इन बच्चों को प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, उनसे डिस्कशन होना चाहिए, उनके साथ हमारा समन्वय बनना चाहिए। वो देख के तब उनको समझ में आया कि नहीं, हमको इस विषय में अपने विचारों को भी परिवर्तन करना। तो उस सेवक ने अपने विचारों को परिवर्तित किया। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे कि क्योंकि मैं गया था एक अपने संघ विचार से था ही, तो कभी कभी विचार को ग्रहण करना भी मुश्किल हो जाता है। तुरंत उसके प्रति, जैसे अभी पतंगे जी ने बताया, उस तरह के स्वतः ही आपसे दूरी विचारों के कारण हो जाती है।
अब इस दूरी को भी दूर करने के लिए हम सबको दूसरे के विचारों को सम्मान पूर्वक देना ही पड़ेगा, और उसी कारण हम एक दूसरे के समीप आ सकते हैं। हम सिर्फ अपने ही विचार रखें, अपने ही विचारधारा को मनवाने की कोशिश करें, अपनी ही बात को रखने के लिए सब पे आग्रह करें, मुझे लगता है कि ये भी एक जो समरसता के बीच का जो कड़ी है उसको दूर करने में कभी कभी हमसे दूरियां बढ़ाता है। और मुझे लगता है कि ये सब करते हुए वो विश्वविद्यालय एक परिवार, जो सब परिवार में लगता था कि कोई आपस में समन्वय नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। 5 वर्ष के कार्यकाल में जब मैं वहाँ रहा तो उसके बाद पूरे एक यूनिट की तरह पूरा परिवार खड़ा हुआ, और जो विश्वविद्यालय विवादों के लिए जाना जाता था उसमें NRIF रैंकिंग में 200 से 250 के बीच में जो रैंकिंग थी उसको 32 तक पहुंचाया, सबने मिल के। और बिना मिले हो नहीं सकता ये कार्य। सब विभिन्न प्रकृति के विभिन्न विचार के लोग रहते हुए भी सब एक दृष्टि से एक विषय पर काम करते हुए विश्वविद्यालय के हित में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि हमको नेट के एवल्यूएशन में A++ ग्रेड विथ हाईएस्ट स्कोर इन द सेंट्रल स्कूल अभी भी है वो। मगर ये संभव तभी हो सका जब हम सब एक साथ एक विचार के एक दृष्टि से, और समरसता की दृष्टि जिसको कहते हैं उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि सबने मिल के, इवन हमारा जो स्वच्छता सहयोगी था वो भी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करता था। और जो हमारे विद्यार्थी थे, शायद यहाँ बहुत से बीवियों के लोग बैठे भी हैं, उनको उस पल में अगर वहाँ उस समय रहे होंगे तो शायद इसका भान रहा होगा कैसे हैं कि वहाँ के एक कर्मचारी के मन में यह था कि हम कैसे अपने प्रोग्राम चल रहा था ये वर्ल्ड ऊपर ले चले, और उसी का परिणाम ये था हिंदू कि एसोसिएशन 5 साल पहले एडमिशन जैसी स्थिति थी उसके ठीक रिवर्स हम पूरे सेंट्रल जी, यूनिवर्सिटी मालवीय हॉल में। और विश्वविद्यालय हुई कि दृष्टि से एक मैंने कहा आपको ऊपर करते हैं। A++ में जो स्कोर साबित किए वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य था। और ऐसे ही तमाम कार्य हुआ। अच्छा, तो आप कैंपस में नहीं है अभी? और सब ये मिल के ही हुआ जो समरसता की दृष्टि ठीक को है, मैं अभी यहाँ से व्यवहारिक आता हूँ तरीके से थोड़ी ले आने। और अगर इससे भी बड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ये कि जो वहाँ पे हम लोगों ने जो एक वातावरण तैयार किया, जो जैसे बात कर रहे थे अभी रमेश पतंगे साहब, बाबा साहब की जो धारणा है समान अवसर और अवसर की समानता, उस दृष्टि से जब अवसर की समानता होती है तो जो विद्यार्थी एकदम पिछले पायदान पे था वो उसको अगर उचित वातावरण मिले, उसको उचित शैक्षणिक सहयोग मिले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे जो प्लेसमेंट थे यूनिवर्सिटी के, जिसमें कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आते थे, उसमें 30% बच्चे SC/ST कम्युनिटी के थे। वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ये इस कारण से तो अपने एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अपने हार्डवर्क और अपने टैलेंट के कारण वो वहाँ पे दिखाई पड़े। और वही जो हमारा सामाजिक समरसता के बहुत बड़ा उदाहरण है। रिजर्वेशन की दृष्टि से तो लोग अपनी जॉब पाते ही हैं, पर यहाँ पे भी उन्होंने अपने को साबित किया। और साबित इसलिए किया क्योंकि शैक्षणिक जो सहयोग उनको मिला, जो उनके पीछे हमारे शिक्षकों ने अपना परिश्रम दिया, उस परिश्रम के फलस्वरूप ऐसे विद्यार्थी वहाँ पे सबके साथ compete करते हुए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक दृष्टि है, अभी भी जहाँ मैं कुलपति का दायित्व में हूँ, डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी 50% दिव्यांग विद्यार्थी हैं।
दिव्यांग विद्यार्थियों में अलग अनेक प्रकार की दिव्यांगता है। उसमें से 600-700 ब्लाइंड बच्चे भी होंगे, डेफ एंड डम बच्चे भी हैं और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चे भी हैं। अब इन्हीं सभी बच्चे एक सकलांग बच्चों के साथ एक कक्षा में पढ़ते हैं। शायद बहुतों को पता भी होगा, बहुत से लोग वहां से परिचित भी होंगे, पर अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। बाबा साहब में इंटीग्रेशन फिनोमेना था, पर यहाँ पे एक रिवर्स इंटीग्रेशन फिनोमेना है। यहाँ पे जो हमारे विद्यार्थी, जो सकलांग विद्यार्थी हैं, वो हैंड होल्डिंग करते हैं हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों का, और क्लास में जो 5 मिनट में बात समझ में उनको आ जाती है, अगर किसी को समझाने में आधा घंटा भी लगता है, 1 घंटा भी लगता है, तो उसके लिए वो वेट करते हैं। ये अपने आप में एक जो संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पे कि वो अपने साथियों के लिए इतने संवेदनशील है कि पेशेंस के साथ उनको अपने साथ ले चलने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये जो संवेदनशीलता का विषय है, मुझे लगता है कि सारे हम सब जो यहाँ बैठे हैं, इनको अपने अंदर, अपने चित्त में ये उतारना पड़ेगा कि संवेदनशीलता ही एक समरसता की दृष्टि से को एस्टैब्लिश करने में और उसको अचीव करने में सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है। और संवेदनशीलता के साथ साथ सम्मान, सेवा और सहयोग, और इस सब के लिए जो वाणी का संयम है, ये बहुत ही आवश्यक है। और खासकर कभी कभी जब हमारे शिक्षक हमारे इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि कोलोकियल लैंग्वेज में कभी कभी बात होती है कि ये अंधी सरकार है, मतलब सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है। कभी कभी गूंगी बहरी सरकार भी यूज करते हैं, लंगड़ी सरकार है, या इस तरह का भी बहुत से ऐसे विषय यूज करते हैं। पर हमारा जो विद्यार्थी वहां सामने बैठा है, ये विषय हम किसी को, एक कोलोकियल लैंग्वेज है, एक जो हम जिसे बात करते हैं, उस तरह की एक लैंग्वेज है, इसमें किसी को हर्ट करने का विषय नहीं है। पर इस विषय को अगर आप हमारे विद्यार्थी, क्लासरूम में कोई बैठा विद्यार्थी, जहाँ पे कि हमारे दिव्यांग जो ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ एंड डम बच्चे हैं, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चे हैं, अगर ऐसे शब्द निकल के आते हैं तो वो उनके हृदय तक उनको कष्ट पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तो मुझे लगता है कि जो वाणी का संयम है, इस पे हम सबको जो सामाजिक समरसता की दृष्टि जहाँ हमें बनानी है, उसमें बहुत ही आवश्यक है। और इस विषय को हम सबको प्रतिपादित करते रहना चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ हम सामाजिक समरसता ला सकते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये हम लोगों ने, ये मैं माननीय पतंगे जी तो 38-40 वर्ष से यही काम कर रहे हैं। हम तो उसका, हम लोगों ने कुछ भी नहीं उस विषय में कोई प्रगति नहीं की होगी, कोई भी काम नहीं किया होगा, मगर एक छोटा सा काम इस तरह से लेके चल रहे हैं। 2 विश्वविद्यालय जो दोनों एक सामाजिक दृष्टि से एक विशेष प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, इन दोनों विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने में जो भी ऊर्जा लगती है, उसमें ये जो विभिन्न पहलू है, जहाँ की संवेदनशीलता के साथ सम्मान, सेवा और सहयोग, ये 4 सह जो है, यही समरसता के मुख्य बिंदु हैं और इन्हीं की यही समरसता के पिलर्स हैं। और इस पे जब हम अपने को खड़ा रखेंगे, अपने को उतारेंगे, तभी हम कुछ एक्चुअली व्यवहारिक दृष्टि से कर सकते हैं। फिलोसफिकल दृष्टि से तो तमाम हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे इस संगोष्ठी में मुझे बुलाया गया, आप सबके सामने मैंने अपने कुछ विचार रखे। रमेश पतंगे जी के सामने तो शायद कुछ भी ना हो, पर जो हमने छोटा मोटा काम हल्का फुल्का किया था, उसका एक मैंने कुछ उदाहरण आपको दिया है। समय की
थोड़ा सा हमारे बाप जी आ गया है, 2 मिनट शेष लिख के मुझे भी लगता है कि अब हमें भी अपनी वाणी को समाप्त करना चाहिए। सब लोगों को लंच पे भी जाना है और भूखे वजन पेट में अगर कुछ नहीं है तो वजन कुछ नहीं होता, ये तो सबको पता है। इसलिए कोई बात गिराए तभी होती है जब पेट में कुछ हो। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मुझे यहाँ बुलाया आप सबने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अभी कभी और सेशन में आप सबसे भेंट होगी। प्रणाम, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। मैं सर को